कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने आप ये सेकंड लेक्चर है हमारा मैट्रिसेज का। मैट्रिसेज ही हमने क्यों शुरू किया ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने कुछ मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट कितने होते हैं किसी मैट्रिक्स में, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आज अपन जैसे मैट्रिक्स मैंने बताया था मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने कहा था कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें सूचनाओं को, जैसे मैंने आपको रोहन और बबीता का एग्जांपल लेके भी बताया था। आज उसी की अपन डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। मैं पहले मैट्रिक्स की पहले तो वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं मैं, जो मैंने पिछले में दिया था आपको, मैंने सब कुछ बता दिया था। आज उन्हीं चीज को मैं डेफिनेशन के तौर पे भी समझाऊंगा। और एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासों में क्या होता है, एक फर्क होता है। ये हम जो वीडियो शूट करते हैं यहाँ कोई स्टूडेंट भी नहीं बैठा है, तो कई बार क्या होता है कि मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो कोई बताने वाला नहीं होता। ये ऑफलाइन में ये दिक्कत नहीं आती कि क्योंकि टीचर से कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो बच्चे तुरंत बोल देते हैं कि सर ये यहाँ गलती हो गई, तो वो हो जाता है। तो कहीं गलती हो जाती है अगर, तो उसे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, क्योंकि गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, कहीं भी गलती होगी, मैंने मल्टीप्लाई करने में गलती की। तो ऑफलाइन क्लासों में क्या होता है कि वो गलती बच्चे बोल के कह देते हैं सर ये गलती हो गई है, सर आपने वहां जो है वो ये नहीं लिखा है, उसको वहां ऐसे करना है तब जाके सही आंसर आएगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, कोई बताने वाला है नहीं, हम खुद ही उसको वीडियो को सुनते हैं, खुद ही वो करना पड़ता है, खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, कोई क्या गलती हुई क्या नहीं ये बताने वाला कोई होता नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ी अगर कैलकुलेशन में इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। वैसे हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी गलती ना हो, क्योंकि वीडियो को हम दोबारा से भी सुनते हैं, दोबारा सुनने के बाद फिर भी कई मिस्टेक हो जाती है, तो वीडियो को हम दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक जो हमें वहां वीडियो को सुनने पे भी नजर ना आती, वैसे हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कैसे भी करके वो वीडियो को सुनने के बाद भी अगर गलती नजर आती है तो वीडियो को हम कैसे भी उसको पोर्शन को काट देते हैं, एडिट कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती कैलकुलेशन में रह जाती है तो डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। उस चीज को ऐसे मत लेना कि यार गलत पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही दिक्कत होती है। ऑफलाइन में क्या बच्चे बता देते हैं सर वो गलती हो गई तो वो सुधर जाती है, और कोई मेरे सामने कोई बैठा नहीं होता तो वो सुधर नहीं पाती है। तो वैसे तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जो भी गलती होती है मुझे पता लगा, मैंने वीडियो के शुरू में एक छोटी सी क्लिप ऐड कर देता हूँ कि इसमें ये गलत बोल दिया है, ये हो जाता है। तो जो भी आपको लगे वो कमेंट सेक्शन में बताओ। आज अपन जो सबसे पहले तो मैं उस एग्जाम्पल को बता देता हूँ, उसके बाद उसकी डेफिनेशन री पढ़ेंगे। मैंने कहा था आई प्लस जे इक्वल टू डिवाइड बाई 2 है, और मैंने कहा था एक 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है इससे, एक आपको 3x3 की, और एक मैंने कहा था 4x3 की मैट्रिक्स बनानी है। देखो 3x2 की मैट्रिक्स मैंने आपको बना के दिखा भी दी थी। आज अपन जो होते हैं 3x3 की मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, 4x3 की आप मैट्रिक्स खुद कर लेना। अगेन मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो, यानी ये ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, और इतने ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स निकालनी है तो पहले क्या लिखा था, नंबर ऑफ रो, यानी उस मैट्रिक्स में रो कितने हैं 3। नंबर ऑफ कॉलम, यानी उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 3 ही रो है और 3 ही उस मैट्रिक्स में कॉलम है। अब किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट मैंने आपको बताया भी था कि क्या होते हैं, A11, A12, A13, क्या A14 भी आएगा। A14 होने का मतलब देखो साफ सा क्या है, A14 का मतलब वो फर्स्ट रो में और फोर्थ कॉलम में है, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं 3 से ज्यादा इसके कॉलम हो नहीं सकते, इसका मतलब A14 नहीं आ सकता। यहाँ क्या आएगा, A21, A22 और A23, फिर क्या आएगा A31, A32 एंड A33। मैंने यहां भी बताया था A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है, और ये देखो फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो मेरे हिसाब से ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब अपने को निकालना है A11, तो A11 निकालने के लिए क्या, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी क्या है 1, तो यहां से A11 सीधा सा निकालो। A11 कितना होगा, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 1, यानी A11 की जगह क्या आएगा 1। ऐसे आपको A12 निकालना है। A12 आप निकालोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, I की जगह 1 रखना है और J की जगह 2, यानी आएगा 3/2। फिर 1/13 निकालना है, I की जगह 1 और J की तरह 3, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ 3/2 आएगा। कुछ नहीं, बस इसमें वैल्यू रख दो। यहाँ I की वैल्यू कितनी है 2 और J की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ये कितना आएगा 5/3, सॉरी 5/2, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 5/2 और ये कितना आएगा 3। ये आपके पास
एक 3x3 की एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है। रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ। और ये उसका मैट्रिक्स। अब मुझे उम्मीद है कि आप 4x3 के ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स आसानी से निकाल पाएंगे, आराम से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 4x3 की मैट्रिक्स निकाल देंगे। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स वैसे मैंने बता दिया था, उसको डेफिनेशन किताबी डेफिनेशन के तौर पे देखो तो देखो, मैंने कल का आपको बताया था कि ये एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो या मैट्रिक्स को ऐसा लिखा जा सकता है। और मैंने क्या कहा था इसके अंतर्गत, जैसे 2 3 और 3 2 ऐसा कुछ लिखा होता है तो एक टाइप की मैट्रिक्स होती है। तो इसी को इंग्लिश में जैसे मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स एक जो होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? जिसे हिंदी में बोलेंगे आयताकार विन्यास होता है। किनका आयताकार विन्यास? नंबर्स का। देखो 2 3 3 2 एक नंबर्स है, यही चीज मैंने बताया, ये आयताकार है, ठीक है। ये इसे क्या बोलते? आयताकार विन्यास होता है। देखो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किनका? नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, या फिर कोई फंक्शन भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ही हो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 1 + आइटा, 2 + आइटा, 0 और 2 आइटा, ये भी एक मैट्रिक्स ही होगी। तो ऐसा आपके दिमाग में बिल्कुल फिट मत कर लेना कि मैट्रिक्स के अंतर्गत जो एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, वो सिर्फ रियल नंबर ही होंगे। नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई फंक्शन। थोड़ा बहुत फंक्शन आपने पढ़ा है तो फंक्शन, जैसे यहाँ फंक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे sin x एक फंक्शन होता है क्या? sin x क्या फंक्शन होता है क्या? फंक्शन की डेफिनेशन से आप समझते होंगे। देखो यहाँ x² हो सकता है, x³ हो सकता है, 1 और 1 + x², ये भी एक मैट्रिक्स ही होगी। तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? नंबर्स का, रियल नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, या किसी फंक्शन का क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर का और फंक्शंस का, इनका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, वो मैट्रिक्स। उसे क्या कहते हैं अपन? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शंस, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? ये मैंने इसलिए बताया, वैसे तो कल मैंने समझा दिया था कि कैसे मैट्रिक्स बनती है, क्यों बनती है, और मैट्रिक्स में क्या होता है। मैट्रिक्स से अपन कुछ चीजों को पता लगा सकते हैं कि रोहन ने कितने पेन खरीदे, ठीक है। एक नंबर को अरेंज करने, मैंने कल भी बताया था, एक नंबर को अरेंज करने का एक रिप्रेजेंटेशन तरह होता है। दूसरी बात आती है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। मैंने ये सब बातें कल बता दी थी, लेकिन उसको मैं एक किताब की तरह बता रहा हूँ। दूसरी बात होती है मैट्रिक्स को, जैसे आपको मैट्रिक्स को कैसे लिखना है। कोई भी मैट्रिक्स, मैंने देखो कल आपको एक बड़ी सी मैट्रिक्स लिख के बताई थी, यहाँ A11 A12 AM1 ऐसा लिखा था। कोई भी मैट्रिक्स को आपको शॉर्टकट में लिखना हो तो उसको ऐसा लिख दो, AIJ और M×N। मैट्रिक्स A B इनको अपन बड़े लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ये चीजें मायने नहीं रखती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता है। मैट्रिक्स को बड़े लेटर से, और उसके जो एलिमेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाता है। कोई भी मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं। ये क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, मैं बता चुका हूँ। पहले क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ रो, मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं? M। और सेकंड क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? M। ये इसके एलिमेंट है, जहां I और J की वैल्यू पुट करते जाओ। अगर I और J की वैल्यू 1 1 पुट कर दोगे तो A11 आएगा। I की वैल्यू 1 पुट कर दो और J की वैल्यू 2 करूंगा तो A12 आएगा। ऐसा मैंने निकालना आपको सिखा दिया है। मैंने कल भी एक एग्जांपल आपको दिया था, AIJ = I + J, और जहां मैंने देखो 3x2 के अभी भी उसको प्रूव करवाया है, डिवाइड बाय 2। फिर अपन ने 3x2 की मैट्रिक्स निकाली थी, AIJ की वैल्यू पुट करके निकाली थी। एक अपन ने अभी 3x3 की निकाली है, और मैंने क्या कहा? 4x3 की आपको निकालनी है। तो ये थोड़ी सी उन्हीं चीजों को मैंने दोहरा दिया है। देखो यही मैं कह रहा था कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बस यही मैं कह रहा हूँ। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि मैं पहले चीजों को एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, फिर उन चीजों की डेफिनेशन बताता हूँ, ताकि आपको समझने में आसान। कुछ टीचर ऐसा करते हैं, पहले आपको डेफिनेशन बता देंगे, डेफिनेशन बताने के बाद आपको बताएंगे, फिर आपको एग्जांपल लेके समझाएंगे। मैं क्या करता हूँ? पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, उसको अच्छे से समझ देता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। मैं हर पूरे चैप्टर में ऐसे ही करने वाला हूँ। अभी आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ये आएंगे, तो अभी मैं पहले बताऊंगा कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये एडिशन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा। तो वही है, पहले समझा देता हूं, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उसके कंसेप्ट। तो पहले ही एग्जांपल के थ्रू आप उसके कंसेप्ट को समझा दो, तो फिर क्या होता है? उन चीजों को समझना आसान हो जाता है, उनकी डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो।
आज इसके बाद ये हुई अपने पास। अब पढ़ने वाले हैं अपन टाइप, मैट्रिक्स ऑफ टाइप, मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी टाइप मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, मैट्रिसेज के टाइप यानी हिंदी में अवयवों के प्रकार। अब देखो आज अपन अवयवों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले दो चीजें मैं जो पेयर में पढ़ाने वाला हूं आपको। देखो टाइप मैट्रिक्स के दो टाइपों की अपन बात करते हैं, बहुत से टाइप होते हैं। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूरे टाइप नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ टाइप अपने आगे आने वाले हैं। जैसे अपन ट्रांसपोज पढ़ेंगे तब जाके अपन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाके अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाला पढ़ेंगे। जब हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स में अरेंजमेंट में मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे जो अपने बुक के सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, मैंने क्या कहा था, लेवल को अपन अप लेके चलेंगे, थोड़ा ऊपर एनसीईआरटी से ऊपर लेके चलेंगे, तो वो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो वहां अपन स्क्यू हर्मिशियन उनकी भी बात करेंगे। सारे टाइप की आज यहाँ बात नहीं करेंगे, कुछ टाइप की जिनका आगे वो आएंगे नहीं, उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले मैं दो चीजें बात करने जा रहा हूं। एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हिंदी मीडियम से है उन्हें मैं बोल देता हूं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब आयताकार आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह, ठीक है। रेक्टेंगुलर, अब देखो रेक्टेंगुलर होता क्या है, रेक्टेंगुलर को हिंदी में बोलते क्या है, आयत। आयत देखो आयत किसे कहते हैं, ठीक है। आयत किसे कहते हैं, जिसकी ये आमने सामने वाली भुजा इक्वल होती है, लेकिन ये दोनों यानी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती। ये अगर ये ए है तो इसकी लेंथ बी होगी, ऐसा ही होता है। बस ऐसा ही कुछ यहाँ है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन, m क्रॉस n। तो अब मैं जहां भी m लिखूं वहां समझ जाना नंबर ऑफ रो की बात चल रही है, और n लिखूं मतलब नंबर ऑफ कॉलम की। तो यहाँ m इक्वल टू n नहीं होता, यानी यहाँ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, स्क्वायर में सारी की सारी जो साइड होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब यहाँ क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर उनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो उसे कौन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस एक मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 5, आप मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, 1 और 2 रो है, क्रॉस कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी मैट्रिक्स को हम कुछ ऐसा लिख देता हूं, यहां से मैंने यहां 3 0 कर दिया। अब मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। क्या इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या बनी है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम, और अगर नंबर ऑफ रो और इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये अब क्या है, यहां देखो रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, ये अब क्या बनेगी, एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। थोड़ा मैंने इसे स्क्वायर से और रेक्टेंगुलर से, आयत और वर्ग से भी आपको करके बताया है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसी हिसाब से, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। एक होती है रो मैट्रिक्स। दो चीजें मैं बताने वाला हूं, रो मैट्रिक्स थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, और एक होगा क्यों, क्योंकि फास्ट, अगर जिसको थोड़ा फास्ट लग रहा है वो क्या है 0.75 की स्पीड पे पढ़ो, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी स्लो लिख रहा है तो वो कोई 1.25 की स्पीड पे पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब में तो ये फैसिलिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है रो मैट्रिक्स और एक होती है कॉलम मैट्रिक्स। मैं आपको रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताता हूं, आप कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपने आप समझ जाएंगे। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें सिर्फ क्या हो, जिस भी मैट्रिक्स में एक ही रो होगी उसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ ये बोला है कि जिसमें रो एक होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अब इसी डेफिनेशन के आधार पर आप कॉलम मैट्रिक्स मुझे बताओ, सोचो रो मैट्रिक्स में रो कितनी होती है, एक, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो जस्ट कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें कॉलम क्या होगा, एक, और रो कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो रो मैट्रिक्स मतलब ये देखो, एक 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही तो है,
अब इसका मुझे ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो कितना है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, यानी इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 4। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो ये देखो, इसमें रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 4। तो क्या है कि रो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, मैंने क्या कहा, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो कितना हो 1, तो ये क्या है रो मैट्रिक्स। क्या ये भी एक रो मैट्रिक्स है, नहीं, ये एक रो मैट्रिक्स नहीं हो सकती। पहले तो इसका ऑर्डर बताओ मुझे, रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, 2 क्रॉस 3। मैंने क्या कहा कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो क्या हो 1, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या रो 1 है, रो इसमें क्या है 2, रो होनी कितनी चाहिए 1, इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो आपकी रो कितनी बन जाएगी 1, तो ये क्या बन जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स नहीं थी क्योंकि इसके अंदर रो कितनी थी 2। अब जैसे अपन एक कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल देते हैं जिसमें कॉलम क्या होगा 1, रो कितनी भी हो सकती है। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी जिसमें कॉलम 1 बनाना है, देखो रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 1, कॉलम 1 ही तो है, रो 1 2 3। मैंने क्या कहा था, जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं नंबर वो उनको क्या बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, जो क्षैतिज होती है उन्हें क्या बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होती है उन्हें क्या बोलेंगे कॉलम। तो इसमें कॉलम कितने हैं 1 और रो कितने हैं, इसका मतलब ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स। सीधी सी बात फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं उसे क्या कर लेंगे रो मैट्रिक्स। उसी डेफिनेशन से आपको क्या समझना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब वे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और रो कितने भी हो सकती है। अब यहां से मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसका मतलब रो मैट्रिक्स है, थोड़ी हवा चल रही है, आंधी तूफान बारिश का टाइम है। अब बारिश के टाइम की वजह से थोड़ा रोमांटिक मत हो जाना है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो फिर रोमांटिक भी बोले। ये फिल्मों वालों ने ऐसा बाउंडर फैलाया ना कि बारिश आती है हाँ बस शाहरुख खान की तरह सब हाथ फैलाने लगता है, तो हाथ मत फैलाओ, थोड़ा ध्यान दो। क्या कह रहा था रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स की अपन ऑर्डर की बात करते हैं। मैंने क्या कहा, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगी जिनमें नंबर ऑफ रो हमेशा क्या होता है 1, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कैसे लिखा जा सकता है, जाता है m क्रॉस n, यानी नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो रो मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो हमेशा कितना होता है 1 और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो हमेशा किसी भी रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस n टाइप का होगा, क्योंकि रो तो फिक्स है, रो एक ही होगी, एक से ज्यादा रो हो ही नहीं सकती रो मैट्रिक्स में। तो नंबर ऑफ रो तो हमेशा फिक्स रहने वाला है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, यानी यहां से आपको रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 क्रॉस n टाइप का मिलेगा। जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n टाइप का है वो सब की सब रो मैट्रिक्स होती है। सेम आपको यहां से कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे बताना है, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। सोचो मैंने क्या बताया, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होता है 1। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n टाइप का होता है। अब नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होता है 1, यानी इसका मतलब ये क्या है 1। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और m क्या है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। रो कितनी भी हो सकती है उनको मैंने m लिख दिया, लेकिन कॉलम हमेशा फिक्स है, कितने होंगे 1। तो इसका ऑर्डर कितना होता है, यानी जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस 1 टाइप का है वो सब की सब मैट्रिक्स क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स। फिर से रिपीट करता हूं, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है 1 क्रॉस n और कॉलम मैट्रिक्स का क्या होता है n क्रॉस 1, क्योंकि रो मैट्रिक्स में रो हमेशा 1 होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम हमेशा 1 होगा, रो कितने भी हो सकती है। ये इसके दो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स जो लिख रहा था, रो मैट्रिक्स आपके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है। देखो रो मैट्रिक्स की सिर्फ डेफिनेशन पे जाना, आप डेफिनेशन पे जाना। देखो डेफिनेशन क्या थी रो मैट्रिक्स की, कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, फिर से रिपीट करता हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। रो मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स बताई थी, रो मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ 1 हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या रो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है, क्या रो मैट्रिक्स, क्या कॉलम मैट्रिक्स है, कि रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या कभी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। सोचो थोड़ा, ठीक है। रो मैट्रिक्स देखो, रो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स टाइप की तो हमें होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ रो m क्रॉस n।
अगर 1 इक्वल टू एन होगा, अगर यहाँ एन की जगह देखो एन भी कॉलम भी मैं एक ले लूं तो देखो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गया ना, तो एक स्पेशल कंडीशन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। अगर मैं एक ही एलिमेंट लूं जिसमें नंबर ऑफ रो भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 1, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। यहाँ देखो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। अगर रो मैट्रिक्स में एक स्पेशल कंडीशन ले ली जाए, कॉलम को भी क्या ले लिया जाए 1, तो वो क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन जाती है। वैसे तो ये हमेशा क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम भी अगर 1 ले लूं तो वो क्या बन जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन जाएगी। ऐसे ही आपको कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता था, मैंने क्या कहा था, कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम कितने होते हैं 1 और रो कितनी भी हो सकती है, यानी कॉलम होगा 1। अब देखो अगर मैं रो नंबर ऑफ रो भी 1 ले लूं, नंबर ऑफ रो भी 1 ले लूं तो क्या बन जाएगा, एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जैसे 3, नंबर ऑफ रो भी 1 ले लिया, नंबर ऑफ कॉलम तो 1 होता ही है कॉलम मैट्रिक्स में, तो ये अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आपसे एक देखो, जनरली ये क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जनरली क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, अगर रो मैट्रिक्स में कॉलम भी एक ले लूं तो वो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन जाती है। कॉलम मैट्रिक्स में मैं अगर नंबर ऑफ रो भी अगर 1 ले लूं तो भी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। तो आपसे कहा जाए कि क्या रो मैट्रिक्स हमेशा ही एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो ये गलत हो, क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन में वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो जाती है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ जीरो मैट्रिक्स में मैं बता देता हूं। जीरो मैट्रिक्स मतलब, जीरो मैट्रिक्स तो देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसका मतलब क्या हुआ कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, रो मैट्रिक्स जनरली वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन स्पेशल कंडीशन में स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन जाते हैं। जब रो मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ कॉलम भी 1 ले लिया जाए तो वो, अब ये देखो ये एक मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, ये मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो, रो एक है, अब कॉलम 1 हो 2 हो क्या फर्क पड़ता है, ये एक रो मैट्रिक्स भी है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब बात आती है, मैं क्या कह रहा था, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ऐसा जरूरी ऐसा है, ठीक है, यानी उसके नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी एक जीरो मैट्रिक्स को जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है बड़े वाले से, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। दूसरी बात, जीरो मैट्रिक्स का अंदर जितने भी एंट्रीज होती हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, जीरो, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की सारी एंट्री, सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो। तो ये इसके सारे के सारे एंट्रीज क्या होंगी, जीरो। ये देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3। एक क्या है वैसे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और साथ के साथ एक जीरो मैट्रिक्स भी। अगर मैं जीरो मैट्रिक्स को कुछ ऐसा लिखूं, देखो ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या है, ऐसा कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, यानी इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी और सारी एंट्री क्या है, जीरो, इसका मतलब ये क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स भी है। तो जीरो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो ये था एक जीरो मैट्रिक्स। क्या क्या डिस्कस किया अपन ने, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जब नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो जाए तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जब दोनों इक्वल नहीं हो तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो उसके बाद अपन ने रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगी, रो मैट्रिक्स कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है, रो कितने भी हो। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया जीरो मैट्रिक्स। अब आते हैं देखो अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स पे। अब जो भी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप का, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप की बात कर रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उठना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा या नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है तो उसके अंदर डेफिनेटली नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने वाला है, यानी m इक्वल टू n तो होके ही चलेगा। इसका मतलब उसका ऑर्डर कुछ इसी प्रकार का हो सकता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 4। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या ये भी हो सकता है 5 क्रॉस 4? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 क्रॉस 4 नहीं हो सकता। यहाँ एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे मैंने मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है, 3 का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3।
किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सिर्फ एक ऐसे बोल दिया जाए 3 है, उसका मतलब है कि 3 क्रॉस 3, यानी उसके अंतर्गत नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बोल दिया जाए 2 है, इसका मतलब साफ सा है कि उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2 2, ठीक है, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्डर को सीधा ऐसे बोल दिया जाता है। अब देखो इसके अंतर्गत कुछ मैट्रिक्स की बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। मैं पहले मैट्रिक्स की बात करने जाता हूं डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में जिसे बोलते हैं विकर्ण आयु। डायगोनल मैट्रिक्स देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका एक टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है इसका मतलब साफ सी डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो टाइप है। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है। फिर आपसे अगर कोई पूछे कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो उसके कान के नीचे एक बजा के दम देना और बताना कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट सारे के सारे अवयव क्या होते हैं? जीरो। अब बात आती है आपके पास, आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब डायगोनल क्या होता है, कौन से एलिमेंट मैट्रिक्स के कौन से एलिमेंट मैट्रिक्स के अवयव के कौन से अवयव डायगोनल एलिमेंट बोले जाते हैं, विकर्ण के अवयव बोले जाते हैं। दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने कहा डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि अब मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट होते कौन से हैं। फिर से अब मैं बताता हूं मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं। देखो हमने मैट्रिक्स कैसे लिखी थी, मैंने क्या कहा था मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे होते हैं? ए आई जे टाइप के होते हैं। जिन भी एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू जे होता है, जिन भी एलिमेंट के लिए जिन भी अवयव के लिए आई इक्वल टू जे होता है, वे सारे के सारे क्या होते हैं? डायगोनल के एलिमेंट। अभी मैंने थोड़ा शुरुआत में जल्दी मैंने एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कुछ ऐसी लिखी थी। क्या लिखा था? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखी थी। स्क्वायर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है। अब मैंने डायगोनल की डेफिनेशन में क्या बताया, कौन सी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसमें आई इक्वल टू जे होगा, यानी वो उसी रो में होगा जिस कॉलम में है, ठीक है। यानी आई इक्वल टू जे होने का मतलब क्या है, अगर वो सेकंड रो में है और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे देखो कहां कहां है, यहां I1 है, यहां जे भी 1 है, आई इक्वल टू जे है, यहां I1 है, जे 2 है, क्या इक्वल है? नहीं है, तो ये डायगोनल का एलिमेंट नहीं है। ये क्या है? 1 और 3, ये भी डायगोनल का एलिमेंट। ये 2 1 ये भी नहीं है। यहाँ 2 I भी और 2 और जे भी 2, यहाँ जे भी 2 सॉरी जे भी 3 और I भी 3, यानी ये जो एलिमेंट है इनमें I इक्वल टू क्या है? जे। A11, A22, A33, इन एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? डायगोनल के एलिमेंट। तो एक डायगोनल एलिमेंट में एक डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारी की सारी एंट्रीज क्या होती हैं? सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। इसका मतलब क्या है, जहां भी आई नॉट इक्वल टू जे है वो सब के सब क्या होंगे? जहां भी सारे के सारे ए आई जे क्या होंगे? जीरो होंगे। जहां क्या है? आई नॉट इक्वल टू जे। या तो आप ये याद रखो कि जहां भी आई इक्वल टू जे नहीं है वहां सब के सब ए आई जे क्या होते हैं? जीरो। देखो यहाँ A12 था, यहाँ I1 था, J2 था, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। ये 2 3 है, ये भी जीरो होगा। ये 3 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो। या फिर आप ये याद रख लो, जहां भी I इक्वल टू जे होता है वो सब के सब डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। उन एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? इन डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट के अलावा इन डायगोनल के एलिमेंट किन एलिमेंट को बोला जाएगा? जहां आई इक्वल टू क्या होगा? जे। देखो आई इक्वल टू जे था, आई इक्वल टू जे था, आई इक्वल टू जे था। इक्वल टू का हिंदी में बोलते हैं कि आई और जे बराबर होंगे, ठीक है। आई और जे जहां भी बराबर होंगे वह इक्वल टू बोलते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर क्या A11, A22, A33 जीरो होंगे या नहीं? मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि
मैंने जो बोला है उसको गौर से सुनो। मैंने बोला है डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो होंगे या नहीं, यानी ये एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ 0 0 लिख दोगे तो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी। ये बात जरूर है कि वो जीरो मैट्रिक्स भी होगी, क्योंकि सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाएंगे तो जीरो मैट्रिक्स भी हो सकते। तो A11 A22 A33 की वैल्यूज भी जीरो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा सारे इनके ये जीरो हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं तो ये अब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, तभी वो क्या बनती है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है यहाँ भी जीरो होना चाहिए, और ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये होती है एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अपन एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स देखो अब मैं बताने जा रहा हूं एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स जो होती है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, साथ के साथ डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट, देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, साथ की साथ एक कंडीशन और होती है कि सारे के डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होने का मतलब इन सबको मैं यहां से मिटा देता हूं। इक्वल होने का मतलब साफ सा है कि A11 इक्वल टू होगा किसके, A22 के इक्वल टू क्या होगा, A33 के इक्वल टू किसी कांस्टेंट यानी K के इक्वल होंगे, कांस्टेंट यानी किसी K के इक्वल होंगे। इसका मतलब साफ सा है कि एक स्केलर मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार की होगी, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा तो क्या वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है, ध्यान रखना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती ही है, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे जीरो के। अगर मैं 3x3 की कोई स्केलर मैट्रिक्स लिखूं तो देखो ऐसा होगा, A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, एक स्क्वायर सॉरी एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इनके सारे की वैल्यू अगर मैं K पुट कर दूं, एक कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दूं, तो ये क्या बन गई, एक स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी बेवकूफ अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती ही नहीं होती है या नहीं। मैं कह रहा हूं कि इसको स्केलर मैट्रिक्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। यहां बस इनकी वैल्यू क्या होती है, इन सब की वैल्यूज किसके बराबर, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या होते हैं स्केलर मैट्रिक्स में, जीरो। और डायगोनल मैट्रिक्स में भी डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। डायगोनल एलिमेंट में क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि ये A11 A22 A33 अलग अलग हो सकते हैं, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये सब क्या होंगे, इक्वल, यानी किसी यहाँ 1 लिख दिया तो 1, यहाँ 2 लिख दिया तो सारे 2 होंगे। यही फर्क है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में, अलग अलग हो सकते हैं वो, यहाँ जहां के क्या है कॉन्स्टेंट। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल में ये अलग अलग हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, क्या होंगे, फिक्स बराबर होंगे, इक्वल होंगे K के। अब तीसरी मैट्रिक्स, यहीं से एक मैट्रिक्स और अपने पास निकल के आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आयु, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स में ही K की वैल्यू 1 पुट कर दूं, अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स में ही K की वैल्यू 1 पुट कर दूं, अब फिर से कोई बेवकूफ मुझे ये नहीं पूछेगा कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बोला है कि स्केलर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो और मैंने कहा है स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। वैसे तो कोई ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन कोई किसी का ख्यालों में खो रहा होगा तो जरूर उसके दिमाग में ये आ सकता है, ख्यालों से निकल के बाहर आया, फिर देख रहा ओ अपनी रानी तो निकल गई ख्यालों से, अब पूछ लेते हैं क्या। तो स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जहां K की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर मैं यहाँ 1 1 और 1 पुट कर दूं तो ये क्या बन गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी भी हो सकती है, 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सिर्फ अब फिर से रिपीट कर देता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स के देखो अपने टाइप डिस्कस कर रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है कि डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। डायगोनल के एलिमेंट कौन से होते हैं, जहां i = j होता है। अब बात की फिर स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होता है, जहां डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट तो जीरो होते हैं, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। ओके माना था अपन। फिर तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा था, स्केलर मैट्रिक्स में अगर K की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
क्या क्या डिस्कस किया अपन ने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स कब स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ये सब डिस्कस किया, उनका ऑर्डर क्या होता है वो भी डिस्कस किया। उसके बाद अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिस्कस किया। जीरो मैट्रिक्स भी मैंने बताया, जीरो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। ये अपन ने सारे मैट्रिक्स के कुछ टाइप डिस्कस किए। अब आगे फिर भी चलते हैं, यही टाइप खत्म नहीं हो जाते, धीरे धीरे अपन और टाइप पढ़ेंगे। अब दो मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक टाइप की और मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी एक ट्रायंगुलर टाइप की मैट्रिक्स आती है, जिसके दो टाइप होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो आपके सिलेबस में तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मुझे बताना है क्योंकि मेरी बताने की इच्छा हो रही है, मेरा नॉलेज बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, बताऊंगा मैं तो भाई, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, बताऊंगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के एक टाइप होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उसके दो टाइप होते हैं। रेक्टेंगुलर टाइप की मैट्रिक्स, उसके दो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वो एक होती है अपर ट्रायंगुलर, स्पेलिंग में गलती हो जाए तो देख लेना, और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है, तो दिमाग में क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए कि नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होंगे या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं तो इसमें भी होंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है। अब बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो जिसमें ऊपर ट्रायंगुलर बनता है, ट्रायंगुलर मतलब हिंदी में त्रिभुज रहे, हिंदी में अगर कोई दिक्कत हो रही होगी, ट्रायंगुलर होता है त्रिभुज की बात करें तो अपर ट्रायंगुलर की सही लिखा है ना, सही लिखा होगा, नहीं भी लिखा हो तो बोल तो सही रहा हूं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो इसमें डेफिनेटली ऑर्डर या तो 2x2, 3x3, 1x1 या 5x5 इस टाइप का होगा। तो मैं 3x3 के ले रहा हूं। देखो ये 3x3 की मैंने कोई मैट्रिक्स बना दी, ये A11 है, A12 है, ऐसी होगी ना, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इस टाइप की एक 3x3 की मैट्रिक्स होती है। देखो A14 तो हो नहीं सकता, 14 होने का मतलब क्या है, फर्स्ट रो में और फोर्थ कॉलम में, फोर्थ कॉलम होता नहीं, कॉलम कितने हैं 3, और A41 भी नहीं हो सकता। A41 का मतलब क्या है, फोर्थ रो में और फर्स्ट कॉलम में है, और फोर्थ रो इसमें होती नहीं, क्योंकि रो इसमें कितने हैं 3। अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल मैंने क्या बताया था, I इक्वल टू जे, डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था, I इक्वल टू जे, I इक्वल टू जे है, ये डायगोनल के एलिमेंट है, विकर्ण के अवयव है। इसके नीचे के सारे अवयव जीरो होने चाहिए, इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। ये जीरो होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है। ये डायगोनल जो है, डायगोनल के एलिमेंट जीरो, डायगोनल के एलिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, डायगोनल के नीचे के जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, तब जाके वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के नीचे कौन से एलिमेंट है, A21, यानी ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो। डायगोनल में ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। अब देखो इसको अपर ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं, देखो जीरो को हटा के जो मैट्रिक्स जो आपके पास रेक्टेंगुलर बन रहा है वो ऊपर बन रहा है, इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कि जीरो को तो क्या शामिल कर रहा है, जीरो को हटा के जो ट्रायंगुलर बनाया है, जो अपने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल, ठीक है, हिंदी में शायद ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह बोलते हैं, इसे निचली त्रिभुजाकार आव्यूह बोलते हैं। तो देखो ऊपर एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, ऊपर एक क्या बना है, ट्रायंगल, इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी इस डायगोनल के नीचे के सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। मैंने अब बात आपके दिमाग में क्वेश्चन और होना चाहिए, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, मैंने कहा था हाँ हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या A11, A12, A3 ये क्या होंगे, जीरो हो सकते हैं या नहीं। देखो जीरो के अलावा तो कुछ होंगे ही होंगे, ये जीरो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इन सबको जीरो कर दूं तो क्या बनेगा, एक जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब एक जीरो मैट्रिक्स, एक जीरो और स्क्वायर मैट्रिक्स, याद करना जी, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जीरो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, लेकिन वो जीरो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बन सकती है। इसे ही थोड़ी डेफिनेशन के तौर पे देखो आप क्या लिखेंगे, वो सारे के सारे Aij इक्वल टू जीरो होंगे जहां I ग्रेटर है J से। देखो यहां क्या था, A21,
यहाँ क्या था A31, यहाँ क्या था A32। यहाँ देखो सब में I जो है J से बड़ा है, I क्या है 2 J से बड़ा है, I क्या है 3 1 से बड़ा है, I क्या है 3 2 से बड़ा है। यानी AIJ वहां सारे के सारे AIJ 0 होंगे जहां I बड़ा होगा J से। ये इसकी डेफिनेशन यहां लिख सकते हो, जिस मैट्रिक्स में AIJ 0 हो जहां I क्या हो J से बड़ा। लेकिन मेरा साफ सा मतलब ये है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बजाय आप कंसेप्ट चीज को समझने पे ध्यान दो कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब उन नॉन जीरो एलिमेंटों को जो सॉरी ये भी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन एलिमेंटों को छोड़ के जो आप देखोगे तो एक अपर ट्रायंगुलर बन रहा होगा, इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, अब इसे हिसाब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके हिसाब से आप ये सारी की सारी एंट्री क्या थी 0। ऐसा नहीं है कि आप 3x3 की 2x2 की भी बनाओगे तो देखो 2x2 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी बनेगी, A11 A12 A21 A22। मैंने क्या कहा था, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। अब ये क्या है, एक 2x2 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2x2 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं, मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया होगा कि अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखो इसमें क्या था, इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट थे, इसका मतलब इसमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे 0, और उसमें नीचे क्या बनेगा, ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर बनेगा। देखो इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मैं यहां से हटा देता हूं, यहां मैं एक 3x3 का बना रहा हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब 4x4 का भी बना सकते हो आप, 2x2 का भी बना रहे, 3x3 एक आइडियल होता है, इसलिए मैं बार बार 3x3 का लेके चल रहा हूं। तो मैंने क्या कहा था, देखो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, इसमें क्या होगा, डायगोनल क्या है ये, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होंगे, यानी ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो देखो एक लोअर ट्रायंगुलर बना है, नीचे बना है, उसमें ऊपर बना था, इसमें नीचे बना है, इस वजह से इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, निचली त्रिभुजाकार आव्यूह बना। अब देखो ये क्या था A12 A13, ये क्या था A23। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, वो सारे के सारे AIJ इक्वल टू 0 होंगे। यहां लिख देता हूं, इसको मिटा दो क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है, इसकी डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं, वो सारे के सारे AIJ 0 होंगे जहां I बड़ा होगा किससे, I बड़ा होगा या छोटा होगा, सोच के बताओ, I बड़ा होगा या छोटा, I क्या होगा, छोटा होगा J से। देखो जहां भी I छोटा है J से, I 1 है, J कितना है 2 यानी छोटा है, इसका मतलब ये 0 होगा। 1 J कितना है 3 यानी ये भी 0 होगा, ये भी क्या होगा 3। इसका मतलब सीधी सीधी आपसी डेफिनेशन क्या थी, मैंने फिर से बता दिया है आपको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे ट्रायंगुलर बनता है, इस डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट। मैं फिर कहूंगा, क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये एलिमेंट 0 हो सकते हैं या नहीं, 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले बता चुका हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो 0 मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट पूरे के पूरे 0 होंगे, और ये देखो लोअर ट्रायंगल बन रहा है, इस वजह से इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे के सारे 0 होंगे। इसमें देखो एक अपर ट्रायंगल बन रहा है जिसे इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या सी, सारे AIJ 0 होंगे जहां I बड़ा है, I ग्रेटर है J से, और लोअर में क्या होता है, वे सारे AIJ 0 होंगे जहां I क्या है, लेस देन है J से, I क्या है, लेस देन है J से। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल मैंने डायगोनल बता दिया, डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल क्या होता है, ठीक है। ये अपने मैट्रिक्स के टाइप थे, इसके अलावा भी कुछ मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, वो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे। ये बेसिक वाले टाइप थे जो आपको बता ही जाने चाहिए, ठीक है, जो आपको बताए जाने चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपन ट्रांसपोज पढ़ेंगे तो वो टाइप स्क्यूसिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा सिंगुलर मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे अपन, बहुत सी मैट्रिक्स। जैसे अपन डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो आपको वहां सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो पढ़ूंगा, क्योंकि उनके कंसेप्ट, उनके रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी उनको पढ़ने में फायदा है। तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। ये थोड़ा वो पोर्शन था जो आपके सिलेबस में क्लास 10th में तो नहीं है, लेकिन IIT JK पोर्शन में, IIT JK सिलेबस में है, तो इसलिए मैंने पढ़ाया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ नहीं आ रहा, बार बार वीडियो को शुरू से देखो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो, अगर किया भी है तो और दोस्तों को बताओ,
ठीक है, हम लगातार ऐसी वीडियो लाए, लगातार आपको पूरा बताया मैंने कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।